हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @Biomed। सो आज की वीडियो है फोटोसिंथेसिस टॉपिक के बारे में ही। फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में अब हम आ गए हैं डार्क रिएक्शन पे। व्हाट इज डार्क रिएक्शन? लाइट रिएक्शन जो है, हमने एटीपी सिंथेसिस, NADPH फॉर्मेशन देख ली, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, फोटोफॉस्फोराइलेशन देखी। अब ये डार्क रिएक्शन क्या होती है? देखिए, जो शुरू हुआ था रिएक्शन, हमने तभी बताया था कि वैसे तो हम छोटी क्लासेस में बड़ा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O मिल के C6H12O6 बना लेते हैं, साथ ही साथ थोड़ा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर निकलता है, थोड़ा अमाउंट ऑफ और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। लेकिन ये पूरी रिएक्शन, ठीक है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो है वो हमारी दो पार्ट में होती है। नंबर 1 लाइट, जिसे हम पढ़ चुके हैं, और आज से हम शुरू कर रहे हैं डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल वीडियो, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन है इस वीडियो का, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए शुरू करते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन जिसको हम कह सकते हैं। देखिए, डार्क रिएक्शन में होता क्या होगा, इसमें जो ये दोनों कंपोनेंट दिख रहे हैं, पहली रिएक्शन में केवल ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट गया था और ये कंपोनेंट हमारे पास था, यानी जो वाटर है वो स्प्लिट हो गया, फोटोलाइसिस हो गया। फोटोलाइसिस हो गया वाटर का, और वाटर लाइट रिएक्शन में एंटर करता है, साथ ही साथ सनलाइट एंटर करती है क्लोरोफिल के अंदर, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दो प्रोटॉन जो कि NADPH जो है वो बना देते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, और इलेक्ट्रॉन जो कि फाइनली ATP बनाते हैं, यानी ये हमारी एनर्जी बन गई। ये रिड्यूसिंग एनर्जी है और ये आपकी एक्चुअल एनर्जी है। सो ये डार्क रिएक्शन में क्या होगा? डार्क रिएक्शन के अंदर यही जो आपके NADPH और ATP हैं, ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को NADPH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इसको रिड्यूस कर देगा, और इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कौन करेगा? ऑक्सीजन गैस तो इवॉल्व हो गई, वो तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। NADPH जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा और बनाएगा C6H12O6, यानी कार्बोहाइड्रेट का पहला मॉलिक्यूल ग्लूकोज, और उसकी हेल्प करेगा, इसको फैसिलिटेट करेगा इस पूरी प्रोसेस को ATP, जो भी ATP यहाँ पर जनरेट होता है। ठीक है, सो दिस इज डार्क रिएक्शन। सो अभी इसको शुरू करते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या क्या फेजेस रहेंगे, क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, डार्क रिएक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये जो डार्क रिएक्शन है ना, इसमें बहुत सारे फेजेस हैं। जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, तो प्लांट जो है वो दो तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं। एक तो बड़ी फेमस साइकिल है केल्विन बेंसन साइकिल। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी प्लांट हो, चाहे कि कोई सा भी एनाटॉमिकल फीचर हो, ये साइकिल तो सभी डार्क फेज के लिए यूज करते हैं, कार्बन को फिक्स करने के लिए। दूसरा होता है हैट्सलैक पाथवे, और एक और पाथवे होता है जो हमें आज पढ़ना है, बट हम उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। दैट इज़ कैम्प पाथवे। डेफिनेटली अगली वीडियोस में तो जाएंगे, लेकिन आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। दैट इज़ कैम्प पाथवे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से प्लांट में कौन सा पाथवे चल रहा है, या इन तीनों में से कौन सा पाथवे फॉलो करेंगे। केल्विन बेंसन साइकिल कैसी है, जो तीनों के तीनों तरह के प्लांट या कोई भी तरह का प्लांट जरूर फॉलो करेगा, चाहे वो इनमें से और कोई भी फॉलो कर रहा हो। ठीक है, कौन सी साइकिल डार्क रिएक्शन के लिए फॉलो हो, इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट एनाटॉमी ऑफ द प्लांट। डिफरेंट एनाटॉमी ऑफ द प्लांट, राइट। अभी उस डिफरेंट एनाटॉमिकल फीचर के बारे में हम बात करते हैं, और उस डिफरेंट एनाटॉमी के हिसाब से हम प्लांट को बांटते हैं C3 और C4 प्लांट्स में। कौन से प्लांट को हम C3 कहेंगे, किस प्लांट को हम C4 में कैटेगराइज करेंगे, यानी कौन से केल्विन बेंसन साइकिल यूज करेगा, और कौन सा हैट्सलैक पाथवे भी यूज करेगा इस साइकिल के साथ साथ। ठीक है, और कौन सा कैम यूज करेगा, तो हम उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक पेज ऐड कर लेते हैं ताकि हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जा सकें। सो व्हाट इज एक्चुअली डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, dark reaction is a reaction where carbon dioxide is reduced by strong reducing agent.
by a strong reducing agent, ठीक है, strong reducing agent that is NADPH into glucose, or we can say into carbohydrate, और कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज असिमिलेटेड, आप कुछ भी कह सकते हैं। एसिमिलेशन का मतलब हो गया यूज होना, फिक्स का मतलब है कि वो एक शुगर के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। विच इज दिस होल रिएक्शन। अब एटीपी का क्या काम है? एटीपी इस प्रोसेस को फास्टन अप करने का हेल्प करती है। एटीपी का काम है फास्टन अप करना रिएक्शन को। एटीपी की वजह से जो भी कोई एंजाइम या जो भी कोई उसके अंदर आपके मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं वो जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एनर्जी मिल जाती है, वो एनर्जी करेंसी की तरह काम कर रही है। अब इस डार्क रिएक्शन के अंदर C3C4 प्लांट को कैसे लेकर आते हैं? देखिए, अगर ये जो डार्क रिएक्शन चल रही है, डार्क रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। C3 प्लांट्स जो होगा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब सबसे पहली बार रिड्यूस होगा, सो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस प्रोडक्ट जो होता है यहाँ पर एक C3 कार्बन होता है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस प्रोडक्ट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, and that phosphoglyceric acid is a 3 carbon product, hence the plant are known as C3 plants, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन प्रोडक्ट है तो इसे C3 प्लांट कहेंगे। और ऐसे प्लांट जिनके अंदर, ठीक है, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जब सबसे पहले रिड्यूस होता है तो उसमें इनमें क्या होता है? इस OAA, oxaloacetic acid, and OAA is a 4 carbon product, ठीक है। सो इट इज OAA, और इसको हम शॉर्ट में लिखें तो इट इज PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। हेंस द प्लांट्स आर कॉल्ड एज C3 और C4 प्लांट्स। अब एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके C3C4 प्लांट के? सो एग्जाम्पल क्या होते हैं ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल होते हैं C3C4 प्लांट के, जो कि अगर आप देखें C3 ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा राइस में, ठीक है, वीट में, ग्राउंड नट्स में, मूंगफली में, और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं सोयाबीन में। जबकि C4 प्लांट आपको देखने के लिए मिलेगा सॉर्गम में, और साथ ही साथ शुगर केन में, गन्ने में, राइट। एंड जो आपके शकरकंदी होते हैं, जैसे शुगर बीट्स होते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं, वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। सॉर्गम में और शुगर केन में मिलता है C4 प्लांट का एनाटमी मिलती है। अब अगर हम देखें इनमें एनाटॉमिकल फीचर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ज़रूरी में एग्जांपल मक्का यानी मेज़ में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो इन प्लांट्स के अंदर ये साइकिल फॉलो हो क्यों रही है? क्यों ये C3 है, क्यों ये C4 है? ऐसा क्या डिफरेंस है? थर्ड डिफरेंस, ठीक है, थर्ड डिफरेंस देखते हैं, वो कि एनाटॉमिकल फीचर में डिफरेंस। देखिए, तो जो पत्ती है यहाँ पर, उस पत्ती में यहाँ पर आपके वेन्स जा रहे हैं। यहाँ अगर हम देखें दोनों साइड में, यहाँ पर आपके नॉर्मल आपके सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स है, यहाँ भी आपके एपिडर्मल सेल्स है, उस वहाँ पे भी अगर हम लीफ बनाएंगे तो वही रहेगा, एपिडर्मल सेल्स रहेंगे। यहाँ आपके मीजोफिल सेल्स आ गए, पैलिसेड सेल्स दोनों साइड, और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है, पैलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इस तरह से। जहाँ ही आपकी वेन्स होती हैं वहाँ पर क्या होता है? बंडल सेल्स होते हैं, बंडल शीथ सेल्स होते हैं, बंडल सेल्स, सॉरी, यहाँ आपके वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है, वस्कुलर बंडल्स। जो ये वस्कुलर बंडल होते हैं इसमें बाहर क्या होता है? फ्लोएम होता है, ठीक है। वस्कुलर बंडल जो होते हैं उसके अंदर बाहर क्या होता है? फ्लोएम होता है, और अंदर क्या होता है? जाइलम होता है, ठीक है। ये वस्कुलर बंडल होता है। C3 प्लांट में दे आर हैविंग नॉर्मल मीजोफिल सेल्स अराउंड, इसके चारों ओर सिर्फ नॉर्मल मीजोफिल सेल होते हैं। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस होती है मीजोफिल सेल में। वस्कुलर बंडल के चारों ओर भी मीजोफिल सेल हैं, ठीक है। सो दे हैव ओनली मीजोफिल सेल, ठीक है। सो जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है यहाँ पर सिर्फ एक मीजोफिल सेल होता है, सिंपल मीजोफिल सेल आर प्रेजेंट, सिंपल मीजोफिल सेल। सो एक ही लोकेशन है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फॉर फोटोसिंथेसिस एक ही लोकेशन है। जबकि अगर हम बात करें
C4 प्लांट की, दे हैव अ स्पेशल एनाटॉमिकल फीचर कि वस्कुलर बंडल के चारों ओर जाइलम के बाद फ्लोएम की लेयर आने के बाद दे हैव स्पेशल बंडल शीथ सेल। ठीक है, जो एक रेत का स्ट्रक्चर होता है ना, जो एक गोल से फ्लावर का बुके होता है, ठीक है, उस तरह से चारों ओर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, बंडल शीथ सेल। एंड दैट बंडल शीथ सेल्स, ठीक है, सो एक स्पेशल एनाटमी इसमें है। इस एनाटमी को हम बोलते हैं वस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल। by bundle sheath cell which is not present in sheath cell। ठीक है, सो अदर देन अगर हम बात करें मीजोफिल सेल, यानी इनमें दो जगह पर अगर हम बात करें, मीजोफिल सेल तो इनमें होंगे क्योंकि ये लीफ है, लीफ में मीजोफिल सेल तो होंगे ही, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस दो जगह चल रहा है, बंडल शीथ सेल में भी, मीजोफिल सेल में भी। ठीक है, सो दे हैव क्रेन्स एनाटमी। इसको साइंटिस्ट हैंस क्रेन्स ने ढूंढा था, तो इसलिए इसका नाम क्रेन्स एनाटमी है। ठीक है, तो ये जो बंडल शीथ सेल है, यानी वस्कुलर बंडल के चारों ओर एक और लेयर है जो कि यहाँ नहीं है, C4 प्लांट में ये एक बंडल शीथ पाए जाते हैं और इसको हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटमी, जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें एब्सेंस ऑफ क्रेन्स एनाटमी, यहाँ पर कोई क्रेन्स एनाटमी नहीं होती। ओके, तो दो जगह पर फोटोसिंथेसिस चलता है C4 प्लांट में, एक तो मीजोफिल सेल में, एक बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल का यहाँ होना इज नोन एज क्रेन्स एनाटमी। C3 प्लांट में सिर्फ मीजोफिल सेल है जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहाँ बंडल शीथ सेल नहीं है, इसलिए यहाँ पर एब्सेंस है क्रेन्स एनाटमी की, यहाँ कोई बंडल शीथ सेल नहीं है जिसे हम क्रेन्स एनाटमी का एक फीचर माने। अब और क्या डिफरेंस हो सकता है? फोर्थ, अब फोटोसिंथेसिस, चलो ठीक है, यहाँ बंडल शीथ सेल है तो यहाँ भी फोटोसिंथेसिस होगा, यहाँ पे बंडल शीथ सेल नहीं है तो यहाँ मेसोफिल में फोटोसिंथेसिस होगा, यहाँ डबल रेट से फोटोसिंथेसिस होना चाहिए। सो नहीं, ऐसा नहीं है। मेसोफिल सेल्स जो होते हैं यहाँ पर, दे मेसोफिल सेल्स हैव एन एंजाइम। मेसोफिल सेल्स हैव, फर्स्ट पहले लिखना चाहिए, हैव बोथ फोटोसिस्टम्स, दोनों फोटोसिस्टम होते हैं, PS1 एंड PS2। ठीक है, टू परफॉर्म नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस। नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस चलना चाहिए। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस, लेट्स ऐड अ पेज अगेन, पर मैं वापस एक बार उसमें भी चलती हूँ। नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस, नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस यहाँ होता है, छोटे फॉर्म में लिख देते हैं नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस। बट अगर हम बात करें C4 प्लांट की, मेसोफिल सेल्स हैव, मेसोफिल सेल्स जो होते हैं, दे हैव ओनली फोटोसिस्टम, वेट, मेसोफिल सेल्स दे हैव बोथ फोटोसिस्टम्स, यहाँ पे भी PS1 PS2 दोनों हैं। ठीक है, और इसीलिए ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। बट ओके, दे एंड रूबिस्को एंजाइम, ठीक है, बट लैक्स, अगर हम यहाँ लिखें, यहाँ पे क्या नहीं है, रूबिस्को एंजाइम नहीं है। व्हाट इज दैट रूबिस्को एंजाइम? चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे अभी, बट लैक्स रूबिस्को एंजाइम, यानी मेसोफिल सेल C4 प्लांट के रूबिस्को एंजाइम नहीं करते, तो इनके पास कौन सी एंजाइम है जिससे ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। ठीक है, इनके पास छोटे क्लोरोप्लास्ट होने के साथ साथ एक एंजाइम है, पेप एंजाइम। ठीक है, दे हैव बट हैव पेप एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, सो पेप एंजाइम इनके पास है। रूबिस्को एंजाइम जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। सो इट इज हैविंग, कार्बोक्सिलेज का मतलब ही आप समझ गए होंगे। सो इट इज गोइंग टू फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड इट इज मोस्ट एम्बेंडेंट एंजाइम। ठीक है, बट सो यहाँ तो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे पेप है। पेप का मतलब होगा फॉस्फो इनॉल पायरेट
कार्बोक्सिलेज, ये भी ये करती है, पेपेज बोलते हैं हम इसको, पाइरुलेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। सो पेप्को एंजाइम बोलते हैं इसको हम। तो पेप्को का मतलब भी यही है कि कार्बोक्सिलेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करने वाली है, ये रिड्यूस करने वाली है, उसके लिए एफिनिटी ये भी शो करती है। सो क्या C4 प्लांट में रिबोस्को एंजाइम नहीं होती, क्योंकि ये तो अबेंडेंट एंजाइम थी। नहीं, रिबोस्को जो है वो आपकी मीजोफिल सेल्स में नहीं होती, लेकिन C4 प्लांट के रिबोस्को एंजाइम जो है वो किस में प्रेजेंट है, यहाँ पर इज प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल, ठीक है, बंडल शीथ, ओके शीथ लिखना चाहिए, शीथ नहीं है ये, बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे रूबिस्को हमें पता ही है कहाँ प्रेजेंट है, राइट, इन मीजोफिल सेल। सो जहाँ रूबिस्को होगी वहाँ पर कौन सा पाथवे फॉलो होगा, केल्विन बेंसल, ठीक है। और जहाँ पर ये वाली पाथवे अगर हम बात करें, यहाँ पर रोबिस्को प्रेजेंट है बंडल शीथ में, तो यहाँ पे केल्विन बेंसन, लेकिन मीजोफिल सेल में तो नहीं था, तो फिर यहाँ पे कौन सा पाथवे था, हैट्सलैक पाथवे। ओके, सो यानी अगर हम ध्यान से सोचें तो C4 प्लांट में तो दो तरह के पाथवे चल रहे हैं, केल्विन बेंसन भी चल रहा है और हैट्सलैक पाथवे भी चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर यानी C3 प्लांट में केल्विन बेंसन ही चल रहा है, तो आपको ये थोड़ा सा पता चल गया कि केल्विन बेंसन पाथवे तो हर जगह चलता है, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो। लेकिन C4 प्लांट में एक और पाथवे चलता है, हैट्सलैक पाथवे। क्यों? क्योंकि मीजोफिल सेल्स जो होते हैं दे लैक रोबिस्को एंजाइम, बट रोबिस्को एंजाइम इज प्रेजेंट इन द केल्विन इन द बंडल शीथ सेल, ठीक है। अब बंडल शीथ सेल किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों प्रेजेंट थे, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही तरह का सेल था। यहाँ पर बंडल शीथ सेल के पास देखिए यहाँ पे एक अलग सी बात है, क्या है कि जो मीजोफिल सेल है उनके पास पेप है बट रूबिस्को नहीं है। बंडल शीथ सेल के पास रूबिस्को है, सो दे कैन परफॉर्म केल्विन बेंसन साइकिल, बट दे डू नॉट हैव एनी NADPH फॉर्म्ड, क्योंकि इनके पास बंडल शीथ सेल जो होते हैं, बंडल शीथ सेल दे लैक। बहुत ही टिपिकल बात है, वैसे तो ये बड़ा आपको आसानी नहीं होगी, मुश्किल हो गया एक्चुअली, टिपिकल नहीं है, बहुत ही आसान बात नहीं है, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बंडल शीथ सेल्स लैक फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 2 नहीं है। अगर फोटोसिस्टम 2 नहीं है, केवल फोटोसिस्टम 1 है, तो क्या चलेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक चलेगा तो क्या बनेगा, ATP, ठीक है। हैंस नो NADPH, कोई NADPH नहीं बनेगा। और अगर NADPH फॉर्म्ड ही नहीं होगा तो केल्विन बेंसल साइकिल के लिए फ्यूल कहाँ से आएगा। अब ये फ्यूल कौन ला के देगा, ये फ्यूल ला के देगा ये मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में दोनों थे, PS1 PS2 दोनों थे, इसलिए वो NADPH जो है वो अपना ट्रांसपोर्ट कहाँ कर देते हैं, उसको एंजाइम के पास बंडल शीथ सेल्स में, ठीक है। यानी ये अपना NADPH कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए जो अपनी एनर्जी है वो कहाँ से, रिड्यूसिंग एनर्जी कहाँ से लेते हैं, मीजोफिल सेल से, हेंस दे आर कनेक्टेड, ठीक है। अभी और आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि और क्या डिफरेंस हो सकता है C3C4 प्लांट में, और क्या हमारी बात हो सकती है C3C4 प्लांट के अंदर। सो C3 प्लांट में हमने देखा कि क्योंकि यहाँ पर पहला कार्बन प्रोडक्ट बन रहा था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ C4 प्लांट में हमने देखा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन प्रोडक्ट बन रहा था, क्योंकि C3 प्लांट में तो केल्विन बेंसल ही साइकिल ही चल रही थी, जबकि जो C4 प्लांट है उनके अंदर दोनों पाथवे चल रहे थे, हैट्सलैक पाथवे भी, केल्विन बेंसन साइकिल भी। C3 प्लांट में मीजोफिल सेल्स में फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 दोनों थे और रूबिस्को एंजाइम भी थी, जबकि C4 प्लांट में मीजोफिल सेल्स के पास फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 तो थे, लेकिन रूबिस्को एंजाइम नहीं थी, पेप एंजाइम थी, जो कि बाद में एड ऑन हो जाती है जब वो बंडल शीथ सेल की बात आती है। बंडल शीथ सेल्स यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्रंज एनाटमी यहाँ पर है जो कि यहाँ नहीं है, उनके पास रूबिस्को एंजाइम है लेकिन उनके पास फोटोसिस्टम 2 नहीं है, NADPH नहीं है, इसीलिए वो मीजोफिल सेल पे डिपेंड करते हैं फॉर द रिड्यूसिंग सोर्स। मीजोफिल सेल उन पर डिपेंड करते हैं फॉर फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, क्योंकि हैट्सलैक पाथवे पूरा फिक्सेशन नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए C3 और C4 प्लांट में एक और डिफरेंस पे चलते हैं। जो C3 प्लांट्स है उनके पास एक ही एंजाइम है रूबिस्को, दूसरी एंजाइम नहीं है, एंड C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन देखी जाती है। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब है लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन,
वेयर दी जो फोटोसिंथेसाइज कर रही है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाली एंजाइम है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कौन किस में करेगा, वो C6H12O6, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो फिक्स करने वाली एंजाइम है, जो इसमें फिक्स करती, उस अगर वो डिपेंड करती है, वो एंजाइम की एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन के लिए भी हो सकती है, ठीक है। यानी वो ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकती है, उसको भी हेल्प कर सकती है रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। तो या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के पास को फिक्स करेगी या वो ऑक्सीजन को फिक्स करेगी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन दी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल में ऑक्सीजन भी अबेंडेंस में होता है। तो इसीलिए यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन जो है वो हेल्प करता है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि वो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो डिस्टर्ब करता है फोटोसिंथेटिक यील्ड, ठीक है, डिस्टर्ब्स यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस। जबकि C4 प्लांट में मीजोफिल सेल्स जहाँ पर ऑक्सीजन अबेंडेंस में है वहाँ पर रुबिस्को नहीं है, ठीक है, लैक्स रुबिस्को, और इनके पास क्या होता है, एंड हैव पेप, और पेप एंजाइम जो है इट इज़ नॉट शोइंग एफिनिटी फॉर दी ऑक्सीजन, इसीलिए वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करती, नो फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ पर कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है। और इसीलिए इनकी जो यील्ड है डिस्टर्ब नहीं होती, तो दे शो लेस लोअर यील्ड, लोअर फोटोसिंथेटिक यील्ड, दे शो मोर फोटोसिंथेटिक यील्ड। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो बंडल शीथ सेल भी है, ठीक है, बंडल शीथ सेल के अंदर तो रुबिस्को है, वो तो दिखाती है कार्बन ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी, तो वो तो कर सकते हैं ऑक्सीजन को फिक्स, रेस्पिरेशन यहाँ भी हो सकता है। बट बंडल शीथ सेल आर in a very inner area where they lack ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन की यील्ड हमेशा कम रहेगी, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हमेशा बंडल शीथ में कम रहता है, इस वजह से वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को ही रुबिस्को एंजाइम फिक्स करती है यहाँ पर। सो C4 प्लांट में ऑल इन ऑल ऑक्सीजन भी नहीं कभी कभी मिलता है इनको, बंडल शीथ सेल्स को, और कभी कभी रुबिस्को एंजाइम नहीं मिलती, तो ऑल इन ऑल रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, इसलिए C4 प्लांट में यील्ड हमेशा ज़्यादा रहती है, फोटोसिंथेटिक यील्ड ज़्यादा रहती है, C3 प्लांट में कम रहती है। सो जितने पॉसिबल डिफरेंस हो सकते हैं हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अगले सेक्शन ऑफ वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों पाथवे हैं क्या क्या, ठीक है। सो थैंक यू अबाउट दिस।